كتاب الله للأرواح نور تنال به السعادة والسرور إلى درب الهدى والخير يهدي وللجنات يوصل من يسير كتاب الله للأرواح نور تبارك مودع البركات فيه فليس لفضله أبدا قصور. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है आप सब लोगों का। मेरा नाम है मलिहा आरिफ। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की जो मेरी वीडियो है ये मेरी सीरीज़ की एपिसोड 7 है। ये जो मैंने सीरीज़ स्टार्ट की हुई है पाकिस्तानी लाइफ इन टर्की, आज इसकी एपिसोड 7 है। और आज की जो वीडियो है इसका टॉपिक बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि जनरली बात करेंगे कि नॉर्मल एक जनरल पब्लिक टर्की छोड़ के क्यों जा रही है, बट स्पेशली मैं हाईलाइट करूंगी अपनी पाकिस्तानी कम्युनिटी को, वो कंसर्न्स, वो एरियाज़ जो हमारी पाकिस्तानी कम्युनिटी को के साथ लिंक्ड हैं और क्या क्या रीज़न है जिसकी वजह से हमारी कम्युनिटी या जनरल पब्लिक टर्की छोड़ के जा रही है पिछले 1-2 साल से। आज इस टॉपिक पे बात करेंगे, तो उम्मीद है मेरी आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी। अच्छा, अगर मैं ऑनेस्टली आज ईमानदारी से अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो पिछले 1-2 साल पहले तक हम लोग कंफ्यूज थे कि हमें टर्की में रहना भी है या नहीं, बिकॉज नंबर ऑफ़ सिचुएशंस थी। हमें एक ऑनेस्टली एक मेजर कंसर्न ये भी था कि कल को बच्चे बड़े होते हैं, मतलब बच्चों की शादियां कहाँ होनी है, हमने कहाँ सेटल होना है, और क्या कहते हैं डिफरेंट रीजंस थी। तो मुझे टर्की बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा। मेरी पर्सनल एक नेचर है कि मुझे चेंज नहीं पसंद। अगर कहीं पे भी शिफ्ट होते तो मुझे फिर से अपना एक वो माइंड ज़ीरो से स्टार्ट करना था, वो मेरे लिए बहुत एक डिफ़िकल्ट प्रोसेस है। बट जो मेरे हस्बैंड हैं उनका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था कि हम लोग चले जाएं या तो ऑस्ट्रेलिया या कनाडा या यूके पे। यूके मेरी फैमिली होती है, मेरी सिस्टर इन लॉ होती हैं, तो मेरे जो हस्बैंड हैं उनकी फैमिली यूके में होती है। तो पिछले 1-2 साल पहले तक हस्बैंड का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था कि हम लोग उधर मूव कर जाएं, पर मैं नहीं मानती थी। बट एनीवेज फिर जब बहुत ज़्यादा थोड़ी सी सिचुएशन भी डिस्टर्ब होती रही रिगार्डिंग डिफरेंट पॉलिसीज़, जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ थी रिगार्डिंग रेजिडेंस परमिट, तो जब मेरे हस्बैंड ने कहा तो फिर मैंने थोड़ा सा सीरियसली कुछ सोचना शुरू किया। बट मैंने फिर जब इस्तिखारा किया तो इस्तिखारा इतना इंटरेस्टिंग और नेगेटिव आया कि मैंने हंसते हुए हस्बैंड से कहा कि अल्लाह ताला कह रहा है कि चुप करके खामोश हो के यहाँ टर्की में बैठ जाओ और यहाँ से हिलना नहीं है। तो अगर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस या अपनी फैमिली के बारे में बताऊं तो ये जो टर्की से मूव करने वाली सिचुएशन है या ये माइंडसेट है, ये हमारे माइंड में भी आया था। बट वो कहते हैं ना कि अगर हम जनरली, अगर मैं जनरल पब्लिक की बात करूं कि डिफरेंट नेशनैलिटीज़, डिफरेंट कम्युनिटीज़ तो टर्की से बाहर मूव कर रही हैं, पर अगर हम अपने अपना ख़ुद का जिक्र करें मुसलमान होते हुए, तो हम आप सबको पता है, हमारा ईमान है कि अल्लाह ताला ने जहाँ हमारा दाना पानी लिखा है हम वहाँ पर होते हैं। अगर अल्लाह ताला ने आपको कहीं भी रखना है तो अल्लाह ताला उसके असबाब पैदा कर देता है। फिर एक आस्पेक्ट मुसलमान होते हुए ये भी है कि अल्लाह ताला ने हिजरत को पसंद किया। आप अगर अल्लाह पर ईमान रख के और अल्लाह के कहते हैं रूल्स रेगुलेशन को हम प्रॉपरली फॉलो करें, और अगर हम ऑनेस्टी के साथ अल्लाह पर पूरा तवक्कल करके करते हैं हम हिजरत, तो अल्लाह ताला भी फिर बरकत डालता है। तो एक तो मुसलमान होते एक आस्पेक्ट हमारा बिल्कुल है, ये हमारा ईमान का हिस्सा है कि अल्लाह ताला ने हमें जहाँ रखना होता है हम वहाँ मौजूद होते हैं। जिस दिन मेरा टर्की से दाना पानी उठ जाएगा, मेरी जितनी प्लानिंग्स हों, जितना भी हम लोगों ने चीज़ों को अपने फ्यूचर को प्लान किया हो, अगर मुझे टर्की से मूव आउट करना होगा तो मैं मूव आउट कर जाऊंगी। वो किसी ने बड़ी खूबसूरत प्यारी बात की ना कि मैंने अपने इरादों के टूटने से अल्लाह ताला को पहचाना। तो एक तो ये मेरी फैमिली का बैकग्राउंड हो गया। बट ओवरऑल अगर मैं बात करूँ, अभी कल परसों अभी हमारी एक लेडीज़ गेट टुगेदर थी, तो एक मेंबर के साथ बड़ी इंटरेस्टिंग डिस्कशन हो रही थी, तो उन्होंने बड़ी सही बात कही कि इस टाइम राइट नाउ जो फैमिलीज़ टर्की में सेटल हैं, मैं टर्की का जो मेन सिटी है इस्तांबुल, मैं उसकी बात कर रही हूँ। हम जो अब फैमिलीज़ यहाँ पर, पाकिस्तानी फैमिलीज़ यहाँ पर सेटल हैं, अगर वो इस मुश्किल वक्त को भी गुजार गई हैं तो दैट मीन्स कि फिर आगे लॉन्गर रन में वो यहीं पर मौजूद हैं। बिकॉज
डिफरेंट फैक्टर्स हैं। आज की वीडियो में मैं डिस्कस करूँगी कि क्या बेसिक रीज़न्स हैं जिसकी वजह से लोग टर्की छोड़ के जा रहे हैं। टर्की के गुड पॉइंट्स अपनी जगह, पर हर जगह पे सिचुएशन पॉलिसीज़ अप एंड डाउन होती हैं। हम अकेले टर्की को ब्लेम नहीं कर सकते। मैं आगे इस टॉपिक को फर्दर डिस्कस करती हूँ। अगर हम जनरल पॉइंट्स को देखें कि क्या बेसिक रीज़न्स है जिसकी वजह से लोग टर्की छोड़ के जा रहे हैं, नंबर वन आस्पेक्ट आ जाता है जो इकनॉमिक आस्पेक्ट है, जहाँ पर हर साल 60% आपका इन्फ्लेशन रेट है। कॉस्ट ऑफ लिविंग इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गई है टर्की में, कुछ साल पहले ऐसा नहीं था। जब हम लोग यहाँ टर्की मूव हुए तो मैं और हस्बैंड अक्सर बात करते थे कि हम लोग तो इतना एक चीप रह रहे हैं कि आपको पाकिस्तान से सस्ती लिविंग मिल रही है और आप स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इतना हाई क्लास इंजॉय कर रहे हैं। तो कुछ साल पहले सिचुएशन बिल्कुल फ़र्क थी। पर यहाँ पे मैं एक बात ज़रूर बताती चलूँ कि जो मेरे व्यूअर्स हैं, जो मेरे शुरू से मेरी वीडियोस को फॉलो कर रहे हैं, तो ये बात मैं डे वन से कहती रही थी और ये बात पता थी बिकॉज जब आप कम्युनिटी में मूव करते हैं या आप इंटरनेट पे टर्की को स्टडी करते हैं तो ये बात बिल्कुल थी कि जो लास्ट मेन प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस थे और जो इनका 100 ईयर्स का जो एक कॉन्ट्रैक्ट ट्रीटी था वो ख़त्म होना था, उसके बाद नज़र आ रहा था और डिस्कशन थी कि रूल्स रेगुलेशन स्ट्रिक्ट हो जाएंगे। जहाँ पर पहले बहुत आसान था, मतलब यकीन करें ना कि एक एवरेज मिडिल क्लास भी पाकिस्तान से फैमिलीज़ यहाँ मौजूद थी। मतलब यूट्यूब पर या कहीं पर सुना कि टर्की जाया जा सकता है या टर्की अलाउड है, तो फैमिलीज़ ने लिटरली अपना मतलब कुछ नहीं बस अपना कुछ सामान इकट्ठा किया, विज़िट वीज़ा पे यहाँ आए, रेंट पे घर लिया और रेजिडेंस परमिट के लिए अप्लाई कर लिया। अब इतने आसान रूल्स रेगुलेशन कहाँ पे होते। तो शुरू में कुछ साल पहले सिचुएशन बहुत आसान थी। क्या कहते हैं, आप बड़ी अच्छी स्टैंडर्ड एक लिविंग एंजॉय कर रहे थे बड़े कम पैसों में। पर अब इस टाइम राइट नाउ पिछले 1-2 साल से सिचुएशन बिल्कुल फ़र्क है और हर गुज़रते वक्त के साथ ये प्राइसेस ज़्यादा हो रही हैं। मुझसे किसी ने कमेंट्स में कहा कि मैं अब राइट नाउ जो रिसेंट ग्रॉसरी एक्सपेंस है शॉप में, मार्केट में फूड आइटम्स की क्या प्राइस चल रही है, आप वो फिर से वीडियो बनाएं। यकीन करें, आप एक टाइम अंडे डबरोटी या दूध लेने जाते हो तो 2 हफ्ते बाद या 3 हफ्ते बाद प्राइसेस चेंज होती हैं। ये पहले कभी ऐसे नहीं था। मुझे 8 साल से ऊपर अब होने को है। शुरू में ये प्राइसेस सेम एक वो कहते हैं ना एक उनका एक स्टैंडर्ड होता था। ऐसे नहीं होता था पाकिस्तान की तरह के जब दिल चाहा इंक्रीज़ हो गई। पर पिछले 1-2 साल से सिचुएशन बिल्कुल फ़र्क है। तो अगर हम बात करें बेसिक मेन रीज़न्स क्या है लोगों के वापस जाने की, या हम पाकिस्तानियों की फैमिलीज़ का जिक्र कर लें, तो एक सबसे पहले फ़र्स्ट रीज़न है इकनॉमिक रीज़न है। इन्फ्लेशन रेट बहुत ज़्यादा है, करेंसी की डिवैल्यूएशन बहुत ज़्यादा है और अनएम्प्लॉयमेंट है। अच्छा, अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ पर ये आस्पेक्ट टर्किश लोगों से लिंक करता है बिकॉज हमारी जब पाकिस्तानी कम्युनिटी यहाँ मूव करती है तो मोस्टली जो लोग मूव किए वो फ्रीलांस काम करते थे। अभी भी अगर कुछ फैमिलीज़ अभी तक यहाँ मौजूद हैं तो उनका सोर्स ऑफ इनकम बाहर का है। मेरे हस्बैंड का बिज़नेस रोड ग्रास का है। मेरे हस्बैंड की फैमिली सादिकाबाद से बिलोंग करती है, इनकी ज़मीनें हैं, रोड ग्रास का बिज़नेस है। तो अगर आपका जो फैमिली जिनका सोर्स ऑफ इनकम बाहर से है तो वो यहाँ पर बहुत प्रॉपर वेल सेटल है या अब तक इन मुश्किल टाइम में अपने आप को मैनेज कर रही हैं। जो कुछ फैमिलीज़ हैं जिनका उन्होंने यहाँ पे कोई जॉब की तो अनएम्प्लॉयमेंट का आस्पेक्ट उन्होंने सफ़र किया। एक और रीज़न आपकी बात नेक्स्ट आ जाती है पॉलिटिकल रीजंस। यहाँ पर यह है कि कुछ लोग न्यूज़ फॉलो करते हैं जब उनको होता है कि टर्की में रह रहे हैं या टर्की शिफ्ट करना है तो वो प्रॉपर टर्की की न्यूज़ को फॉलो कर रहे होते हैं। रिसेंटली एक इंसिडेंट था जहाँ पर इस्तांबुल के जो मेयर हैं इकराम इमामोलू, जो अपोजिशन पार्टी के हैं, उनको प्रेसिडेंट अर्दोआन ने अरेस्ट किया क्या कहते हैं डिफरेंट फ्रॉड स्कैम की रीज़न्स पर। उस पर काफ़ी काफ़ी अरसे डिस्कशन रही। बड़ी जेन्युइन रीज़न थी इस पे। ऐसा बड़ी अलग किस्म की लोगों ने न्यूज़ की कि वो कहते हैं फ्यूचर जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हैं उसके लिए नॉमिनेट हो रहे थे तो उसकी नॉमिनेशन से पहले ही प्रेसिडेंट अर्दोआन ने उनको अरेस्ट किया। ऐसा नहीं है, उनकी करप्शन काफ़ी अरसे से चल रही थी, गवर्नमेंट के पास सारे प्रूफ मौजूद थे, तो उस रीज़न की वजह से उनको अरेस्ट किया गया। बट
जिस तरह मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में बताती रही हूँ कि अगर हम इस्तांबुल की बात करें तो इस्तांबुल में आपको दो माइंडसेट 50% मतलब कहते हैं मिलेंगे। एक साइड पर अगर आपको 50% आपको रिलीजियस स्कूल ऑफ थॉट मिलती है, तो सेम ऑपोजिट साइड पर आपको एक लिबरल, एक मॉडर्न माइंडसेट में मिलेगा। जो इकराम इमामोलू है, ये ऑपोजिशन पार्टी के थे, तो उनके अरेस्ट पर काफ़ी ज़्यादा कुछ हद तक इस्तांबुल में डिस्टर्बेंस रही। गवर्नमेंट को अपनी सिचुएशन और डिस्टर्बेंस को कंट्रोल करना, मैनेज करना आता है, बट एक डिफरेंट मैसेज हम फॉरेनर्स में भी कन्वे हुआ कि थोड़ी सी गवर्नमेंट लेवल पे डिस्टर्बेंस चल रही है। तो उस पर्सपेक्टिव से हम जो जनरल पब्लिक है उस पर एक थोड़ी सी एक अनसर्टेनिटी थी कि मे बी शायद ये गवर्नमेंट स्टेबल नहीं है, या हो सकता है गवर्नमेंट गिर जाए, या कोई प्रॉब्लम प्रेसिडेंट अर्दवान की गवर्नमेंट को फेस करना पड़े। तो एक गवर्नमेंट लेवल पर जो एक जनरल पब्लिक में तो अनसर्टेनिटी थी, पर हम जो फॉरेनर्स हैं, हम लोगों ने भी थोड़ा सा डिफरेंट पर्सपेक्टिव से इन चीज़ों को देखा कि ये क्यों हुआ, इस्तांबुल के मेयर को अरेस्ट करने की क्या रीजंस थी, और डिफरेंट गैदरिंग्स में ये डिबेट काफ़ी अरसे चलती रही। तो एक नंबर 1 रीज़न इकोनॉमिक रीज़न हो गई, पॉलिटिकल। नेक्स्ट रीज़न अगर हम डिस्कस करें तो ये सोशल रीज़न है, जहाँ पर मैं अपनी वीडियोज़ में, प्रीवियस वीडियोज़ में बात करती रही हूँ। नंबर 1 जो एक बैरियर समझ ले या प्रॉब्लम समझ ले, वो लैंग्वेज है यहाँ का। मैंने लैंग्वेज सीखी, ऐसा नहीं कि मैं बहुत कोई इंटेलिजेंट हूँ या मेरा आईक्यू लेवल बहुत ज़्यादा है। यहाँ की टर्किश लैंग्वेज बहुत आसान लैंग्वेज है। टर्किश लैंग्वेज और उर्दू लैंग्वेज में बहुत कॉमन वर्ड्स हैं। इवन आप लोगों को शायद पता होगा, जो उर्दू वर्ड है इटसेल्फ, ये टर्किश लैंग्वेज का वर्ड है, और इसका मतलब है उर्दू का लश्कर। मतलब डिफरेंट ज़ुबानों के कॉम्बिनेशन से ये उर्दू लैंग्वेज बनी है। तो लोग यहाँ पर 3-3 साल, 4-4 साल से सेटल हैं, पर वो लैंग्वेज नहीं सीखी उन्होंने अभी तक। तो एक मेन रीज़न तो ये है। अक्सर लोग मुझे कांटेक्ट करते हैं कि जी हमने टर्की शिफ्ट होना है, जो मैं प्रीवियस वीडियोस अपनी बना रही हूँ। तो लोग मुझे मैसेंजर पर, इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट करते हैं। कुछ ख़वातीन ने कांटेक्ट किया कि जी हम टर्की शिफ्ट होना चाहते हैं, हमें तरीका बताएं कि क्या तरीका हो जाए। तो मैंने सबको ये कहा कि सबसे पहले आप टर्किश लैंग्वेज सीखें, बाकी बातें बाद में आएंगी। तो सबसे पहले अगर हम सोशल कंसर्न्स की बात करें, तो सबसे पहले आता है लैंग्वेज। यहाँ पे रहने वाली फैमिलीज़ को बहुत प्रॉब्लम होती कम्युनिकेट करने में, स्पेशली जिनको सोशली इंटरेक्ट करने का, लोगों से घुलने मिलने का बहुत शौक़ है। वो एक आप टाइम पर कुछ अरसे बाद एक डिप्रेशन में जाना शुरू हो जाते हो, बिकॉज़ आप इंटरेक्ट नहीं कर सकते, लोगों से बात नहीं कर सकते, आप अपने आप को इतना हैंडीकैप फील करते हो। तो लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है। नेक्स्ट पे आ जाती है कि एक इनके जो टर्किश लोगों का जो कल्चर है, उनको इतना मुश्किल नहीं है इनके कल्चर को समझना, पर लोग, हमारी पाकिस्तानी कम्युनिटी शायद किसी जगह पे जाती है तो हम कुछ जगहों पे एडजस्ट होने के लिए ख़ुद भी एफर्ट नहीं करते। मतलब ये कन्फ्यूजन अभी तक एग्जिस्ट करती कि ये समझ नहीं आती कि टर्किश लोग यूरोपियन हैं या मुसलमान हैं। मुसलमान हैं तो यहाँ का तौर तरीका क्यों फ़र्क है, और अगर मुसलमान नहीं हैं तो फिर क्या है। तो ये कन्फ्यूजन बहुत हद तक अभी तक एग्जिस्ट करती है। हालांकि जब आप कहीं मूव करते हो तो आप अपना होमवर्क रखते हो, आप प्रॉपर स्टडी करते हो वहाँ के माहौल को, वहाँ के कल्चर को। तो कितनी फैमिलीज़ यहाँ पे 3-4 साल तक रहीं, और कन्फ्यूजन अभी तक उनके लिए एग्जिस्ट करती है कि टर्की की समझ नहीं आती कि यहाँ के लोग बात क्यों नहीं करते, मिलना जुलना क्यों पसंद नहीं करते। भाई आप जब लैंग्वेज ही नहीं सीखोगे तो आप कैसे एज्यूम कर सकते हो कि टर्किश लोग क्या सोच रहे हैं या क्या बात करना चाह रहे हैं, या रूड हैं या रूड नहीं हैं। तो एक तो ये रीज़न आ जाती है कि एक तो कल्चरल अंडरस्टैंडिंग नहीं है, और एक लैंग्वेज नहीं सीखनी हमारी पाकिस्तानी कम्युनिटी ने। नेक्स्ट बहुत इम्पॉर्टेंट रीज़न जो इतनी डिस्कस नहीं होती, वो इन्वायरमेंटल रीज़न है। एक तो यहाँ का डिफरेंट वेदर। जब फैमिलीज पाकिस्तान से शिफ्ट होती है, मुझे अच्छे तरीके से याद है, जब मैं शुरू में वीडियोस बनाती थी तो मैं अक्सर ये मैसेज ज़रूर देती थी कि अगर आप लोग पाकिस्तान से शिफ्ट होते हैं तो सर्दियों में, विंटर सीज़न में शिफ्ट ना हो। बिकॉज़ एक तो आप पाकिस्तान से आते हैं, ऑलरेडी एक नए माहौल होता है, लैंग्वेज समझ नहीं आ रही होती, उसके ऊपर वेदर भी इतना सिवियर हो, जहाँ पे स्नोफॉल हो रही है, ठंडी तेज़ हवाएं हैं, तो आपको समझ नहीं आती कि आपके साथ हुआ क्या है।
तो एक आस्पेक्ट बहुत इम्पॉर्टेंट ये है कि यहाँ का वेदर, कुछ फैमिलीज़ जो जिनके साथ उनके पेरेंट्स रह रहे थे, वो सिर्फ इस रीज़न की वजह से वापस मूव कर गए कि अगर हम हीटिंग सिस्टम ऑन करते हैं घर का, तो घर का बिल बहुत ज़्यादा आता है और सर्दी इतनी होती है कि हमारे पेरेंट्स इतनी सर्दी बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो इस्तांबुल ये 2-3 महीने सितंबर तक थोड़ा एक अच्छा वेदर रहता है, जिसको आप कह सकते हैं गर्मियाँ हैं आजकल। 30-33 टेम्परेचर इस तरह है। और द मोमेंट सितंबर बच्चों के स्कूल स्टार्ट होते हैं, तो अभी स्कूल स्टार्ट ही हुआ होता है मिड सितंबर से, तो बच्चे जैकेट्स पहनना शुरू कर देते हैं। तो मोस्टली यहाँ पे सर्दी रहती है, स्नोफॉल होती है, ठंडी हवाएं बहुत ज़्यादा है। इस्तांबुल की बात करूँ, बिकॉज इस्तांबुल सी साइड को पे है, समंदर के पास है, तो सर्दियों में हवाएं बहुत तेज़ होती हैं। मतलब इतनी तेज़ हवाएं हैं कि आपको पीछे से हवा की पुश मिल रही होती है। तो एक, अगर हम इन्वायरमेंटल रीजंस की बात करें, तो एक तो एक चेंज ऑफ वेदर है, एंड अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रीज़न वो यहाँ के अर्थक्वेक कंसर्न है। पिछले दिनों जो मैंने अपनी वीडियो में भी शेयर किया, जो 6.2 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक था, मैंने पहले सोचा कि मैं इस टॉपिक पे सेपरेट वीडियो बनाऊं या ना बनाऊं, पर मुझे लगा कि बनाने की ज़रूरत नहीं है, कि मैं अपनी कम्युनिटी को परेशान कर दूंगी। बट अगर आप टर्की में बैठे मेरी वीडियो सुन रहे हैं, तो आप अगर अपने ओन पर इस टॉपिक को स्टडी करें, तो अभी तक जो एक्सपर्ट्स हैं उनके कंसर्न हैं कि 7 पॉइंट मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक इस्तांबुल एक्सपेक्ट करेगा। तो जो लास्ट जो हमने 6.2 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक एक्सपीरियंस किया, जो मेरे लिए भी पहली दफ़ा बहुत डिस्टर्बिंग एक्सपीरियंस था। मतलब मैं कल फिर अपनी फ्रेंड से बात कर रही थी कि लिटरली मैं रोती नहीं हूँ इतनी आसानी से, पर लिटरली मैं रो रही थी, और कलमा मैंने पढ़ दिया था कि मेरे ख्याल में बहुत सिवियर अर्थक्वेक था, बहुत डिफरेंट और बहुत डिस्टर्बिंग एक्सपीरियंस था। आज के दिन तक अगर मैं कभी दोपहर को या कभी सो रही हूँ, तो देर आर कपल ऑफ टाइम्स कि मुझे लगता है कि शायद कुछ हिल रहा है, तो लाइट्स को देखना शुरू कर देना या चीज़ों को देखना कि कुछ हिल तो नहीं रहा। तो अपने सराउंडिंग में, जहाँ मैं एक कंपाउंड में रहती हूँ, जहाँ पे मेरे सराउंडिंग में ईरान, इराक और ताजिकिस्तान और ये सऊदी से और कतर की बड़ी फैमिलीज़ रहती है, काफ़ी फैमिलीज़ वापस मूव कर गई, बिकॉज़ लोग परेशान हो जाते हैं। इवन एक फैमिली मेरी, बहुत मेरे क्लोज हमारे फैमिली फ्रेंड्स हैं, मेरी उनसे बड़ी अच्छी दोस्ती है, तो उनको टर्की बहुत पसंद है, पर वो परेशान हो गई कि उन्होंने कहा कि यहाँ पे ज़ल्ज़ले बहुत आते हैं। तो मैं तो बहुत घबरा गई थी, मैं वापस पाकिस्तान जाना चाहती हूँ। तो मैंने उनको बहुत समझाया कि देखो, पाकिस्तान में भी तो आते हैं, क्या पता अल्लाह ना करे कोई मुश्किल परेशानी पाकिस्तान में लिखी हो। बट एक बात हम डिनाई नहीं कर सकते कि एक बड़ा एक डिस्टर्बिंग एक्सपीरियंस था। और फिर इस्तांबुल की हिस्ट्री है, इस्तांबुल फ्यूचर में भी आगे अर्थक्वेक फेस करता रहेगा। तो अगर हम इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट की बात करें, तो अर्थक्वेक एक बहुत बहुत एक मेजर कंसर्न है लोगों के लिए, और लोगों ने इस बेस पर भी अपने डिसीजंस लिए कि क्या टर्की में रहना चाहिए या वापस मूव कर जाना चाहिए। फर्दर अगर मैं कुछ पॉइंट्स और हाईलाइट करूं, जो एक काइंड ऑफ कह ले एक फैक्टर्स हैं लोगों के वापस मूव करने के। एक चीज़ एस्पेक्ट ये है यहाँ के रूल्स रेगुलेशंस को ना फॉलो करना। मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर दूँ, जब गवर्नमेंट ने एक रूल रखा हुआ था कि जब हम अपने रेजिडेंस परमिट के लिए अप्लाई करते हैं, तो जो एक प्रोसेस है जिसको हम कहते हैं नुफुस ये है कि आप अपनी लोकेशन, अपने एड्रेस को रजिस्टर करवाते हैं। तो हमारी कितनी पाकिस्तानी फैमिलीज़ ने यहाँ पर इतना डॉज किया टर्किश गवर्नमेंट को, तो हमने प्रॉपर जो एक जनरल पब्लिक है पाकिस्तानी, तो हम लोगों को हम ना जुगाड़ लगाने में माहिर हैं। मगर मतलब इस तरह समझें कि अगर हमें एक स्पेसिफिक बल्दिया या एक लोकेलिटी या एरिया पसंद आ गया किसी फैमिली को, और वो एजेंट के पास गए कि जी हमने तो एसएन यूर्थ में ही घर लेना है। अब एसएन यूर्थ गवर्नमेंट की तरफ से ये डिस्ट्रिक्ट क्लोज है, यहाँ पर आप यहाँ पे रहकर आप रेजिडेंस परमिट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। अब उन एजेंट्स ने ये काम किया कि जी आप फिक्र ही ना करें, ये तो हमारा काम है आपको घर रेजिडेंस परमिट लेके देना। अब वो फैमिलीज रह रही एसएन यूर्थ बल्दिया में थी, डिस्ट्रिक्ट में थी, और एजेंट ने एड्रेस किसी और लोकेशन का लगाया। तो जब गवर्नमेंट के सिस्टम पे सारा जो रिकॉर्ड गया, तो कितनी फैमिलीज़ का ये प्रॉब्लम रहा कि उनका नुफुस ही प्रॉपर नहीं था। तो एक बेसिक आइडिया बताने के लिए कि एक एस्पेक्ट ये भी था कि फैमिलीज़ ने, पाकिस्तानी कम्युनिटी ने यहाँ के प्रॉपर रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो नहीं किया, जो गलत बात है। जब आप कहीं पे रहते हो, ये
पाकिस्तान है, ठीक है, पाकिस्तान में भी रूल्स रेगुलेशन हैं, हम पाकिस्तान को गंदा करते हैं तो फिर कोई लिमिट, कोई हद नहीं छोड़ते, बट ये अंडरस्टैंड करें कि जब आप पाकिस्तान से बाहर जाते हो तो थोड़ा सा आप ये देखें कि हर जगह का अपना तरीक़ेकार है, आपको उसको फॉलो करना है। तो रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो नहीं किया गया। फिर एक आस्पेक्ट ये है कि फैमिलीज़ के पास कोई सेटलमेंट प्लान नहीं था। इसका मतलब ये है कि अगर कोई फैमिली, मैंने लास्ट वीडियो में कहा कि अगर आप बहुत फाइनेंशियली स्टेबल है, आपके पास रिसोर्सेज हैं और आप ये समझते हैं कि आप टर्की में सेट हो जाएंगे, तो ये बात गलत है। देखिए, आप फाइनेंशियली स्टेबल हैं, आपके पास रिसोर्सेज हैं, आप यहाँ पर आए, आपने इकामत के लिए अप्लाई किया क्या कहते हैं $2 लाख पे, और आपको इकामत मिल गई। आपने ये टर्किश पासपोर्ट सिटीजनशिप के लिए अप्लाई किया $4 लाख पे, और आपको पासपोर्ट सिटीजनशिप मिल गई। नाउ नेक्स्ट क्या, कितनी फैमिलीज़ ऐसी हैं जिन्होंने अपनी सारी जमा पूंजी पाकिस्तान से लेकर आई, उन्होंने यहाँ पर आकर इकामत ली या रेजिडेंस परमिट लिया। अब बताएं वो क्या करें। एक फैमिली ने, एक खातून ने मुझे कांटेक्ट किया कि मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, लोग ट्रस्ट करते हैं, लोग पर्सनल अपनी सिचुएशन, अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हैं। उन्होंने कहा कि देखिए, मैं वेबसाइट डिज़ाइन करती हूँ और मेरे हस्बैंड का भी इसी तरह काम है, पर हम परेशान बहुत हैं कि हम जो वीकली, एक मंथली एक्सपेंस है घर का, वो काफ़ी ज़्यादा होता जा रहा है। हम जो पाकिस्तान से पैसे लेकर आए थे वो सारे हमने प्रॉपर्टी ख़रीद ली। अब बताएं कि हमें जॉब चाहिए तो हम क्या कर सकते हैं। अब इस सिचुएशन का आपको एक आइडिया हो जाएगा। आप यहाँ पर फाइनेंशियली स्टेबल हैं, रिसोर्सेज हैं, आप यहाँ पर आकर अपनी छत तो ले लेते हैं, आपने अपने आप को खिलाना कहाँ से है, आपने रहना कैसे है। आपके बच्चे अगर एज ज़्यादा है उनकी, और वो टर्किश गवर्नमेंट स्कूल में जाते हैं और वो कहते हैं कि जी हमें जब टीचर पढ़ाती है हमें कुछ समझ नहीं आता, बिकॉज उन बच्चों की एज ज़्यादा है। जब मेरे बच्चे यहाँ आए थे तो मेरा सबसे बड़ा बेटा 5 साल का था, उसने 6 साल का जब हुआ तो उसने क्लास 1 शुरू कर दी, और विदिन 6 मंथ्स उसने टर्किश लैंग्वेज बोलना शुरू कर दी थी। मेरे चैनल पर मेरे बेटे की भी वो वीडियोस मौजूद हैं जहाँ मैंने आप लोगों से शेयर किया कि बेटा जब टर्किश बोलना शुरू की थी बेटे ने, तो वो किस लेवल की टर्किश बोलता था। तो जिन फैमिलीज़ के बच्चे छोटे हैं उनके लिए तो थोड़ा कंफर्टेबल रहा, पर जो जिनके बड़े बच्चे थे, एक आस्पेक्ट में बच्चे स्कूल्स में सेट नहीं हो रहे। अगर इंटरनेशनल स्कूल्स में डालते हैं, प्राइवेट स्कूल्स में, तो वहाँ का फ़ीस स्ट्रक्चर इतना ज़्यादा है कि लोग, फैमिलीज़ परेशान होती है। और फिर पिछले 2 सालों में जहाँ पर गवर्नमेंट पॉलिसीज़ काफ़ी रैपिडली चेंज हुई, प्राइवेट स्कूल्स ने भी अपने फ़ीस स्ट्रक्चर को बहुत रैपिडली इंक्रीज़ किया। तो वो फैमिलीज़ पर अपने आप को, उनके पास कोई सेटलमेंट प्लान नहीं था, कोई होमवर्क नहीं था, उनको सिर्फ ये पता था कि हमारे हाथ में $2 लाख या $4 लाख होना चाहिए, हम बस टर्की में घुस जाएं। अब आप टर्की में घुस गए, नाउ व्हाट नेक्स्ट, आपने कैसे अपने आप को यहाँ पर सर्वाइव कैसे करना है, आपने अपने किचन का मंथली वीकली एक्सपेंस कैसे करना है, बच्चों ने स्कूल जाना है, वो फ़ीस आप कहाँ से देंगे। तो डिफरेंट लाइफ के एक्सपेंसेस आ जाते हैं। मैंने प्रीवियस वीडियो में आप लोगों से कॉस्ट ऑफ लिविंग में शेयर किया था। तो एक रीज़न फैमिलीज़ के वापस मूव करने की ये कि उनके पास कोई सेटलमेंट प्लान नहीं है, एक माइंड में कोई होमवर्क नहीं है कि उन्होंने टर्की में अपने आप को कैसे सेट करना है। फिर एक आस्पेक्ट है ज़ीरो अपॉर्चुनिटीज़ आस्पेक्ट रिगार्डिंग मैं बात कर रही हूँ कि जो मैंने कुछ देर पहले मेंशन किया, यहाँ पर काफ़ी फैमिलीज जो सेट रहीं, और अभी भी कुछ फैमिलीज जो अब तक यहाँ पर सेट हैं, या तो वो हवाले का काम करती हैं, या फिर ये है कि उनके हस्बैंड्स के ऑनलाइन बिजनेस हैं, या वो ऑनलाइन जॉब्स करते हैं, उनका फ्रीलांस काम है। तो वो लोग फिर कहीं पे भी दुनिया में किसी भी कंट्री में चले जाएं, उनके लिए प्रॉब्लम नहीं है। तो आज के दिन तक अभी भी कुछ फैमिलीज़ यहाँ टर्की में मौजूद हैं। तो रीज़न उसकी सिर्फ ये है कि उनका सोर्स ऑफ इनकम ये है कि उनके हस्बैंड्स फ्रीलांस काम कर रहे हैं, ऑनलाइन जॉब्स कर रहे हैं। अब यहाँ पर यह है कि जब फैमिलीज शिफ्ट होती हैं, मूव होती हैं, तो एक आस्पेक्ट उनके माइंड में होता है कि भाई हमें यहाँ जॉब मिल जाएगी या हम कोई बिज़नेस स्टार्ट कर लेंगे। एक फैमिली थी, उन्होंने एक बड़ा खूबसूरत अच्छा कैफ़े स्टार्ट किया, मतलब टर्किश मेन्यू भी था, ब्रेकफास्ट पर था, और पाकिस्तानी चाय और पाकिस्तानी मेन्यू भी था। बट वो लोकेशन इस तरह की थी कि एक तो रेजिडेंशियल एरिया था, स्ट्रीट एरिया था, और सराउंडिंग में कोई एज सच कम्युनिटी नहीं थी कि उनका वो शॉप चल सकती। उन्होंने इतनी इन्वेस्टमेंट की, प्रॉपर मार्केटिंग की, एक शॉप ख़रीदी, एक कमर्शियल स्पॉट ख़रीदा, उसको एक छोटा सा एक कैफ़े स्टाइल का रेस्टोरेंट बनाया, पर वो नहीं चल सका।
अब मुझे बताएं, अब ये ज़ीरो अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अगर आपके पास रिसोर्सेज भी हैं, फाइनेंशियली स्टेबल भी हैं, अगर आपने प्रॉपर होमवर्क नहीं किया हुआ, अक्सर कुछ यूट्यूबर्स कहते हैं कि जी यहाँ पर आप बहुत कुछ कर सकते हैं। मैं आगे चल के इस टॉपिक को हाँ ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करती हूँ। ज़ीरो अपॉर्चुनिटीज़ ये कि जहाँ पर फैमिलीज शिफ्ट होती हैं, मूव होती हैं, जब आप कोई बिज़नेस स्टार्ट करते हैं या आप जॉब के लिए अप्लाई करते हैं। तो मैंने ये बात रिपीटेडली कही और आज फिर कह रही हूँ, जो ख़वातीन मुझे कांटेक्ट करती हैं कि हम सिंगल मदर हैं या हमारी शादी हुई थी, वो डाइवोर्स हो गई और अब हमने फैमिली में शादी नहीं करनी, हमने टर्की मूव करना है या हमने पार्लर सर्विस का काम शुरू किया, हमें बताएं, हम टर्की मूव होना चाहते हैं। देखिए यहाँ पर यहाँ का हर जो सेक्टर है, अगर आप ये पार्लर सर्विसेज की बात कर ले, ब्यूटी सेक्टर की बात कर ले, बहुत हाईली क्वालिफाइड है। आप यहाँ पर पाकिस्तान से कोई ब्यूटी कोर्स करके भी आ जाते हैं तो यहाँ पर आपको जॉब तभी मिल सकती है जब आपको टर्किश लैंग्वेज आएगी। फिर अगर आपको यहाँ पर आकर कोई बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप बिज़नेस तभी स्टार्ट कर सकते हैं जब आप प्रॉपर मार्केटिंग स्ट्रेटजी आपके पास हो। किस लोकेशन पे आपका बिज़नेस ओपन होना चाहिए, आपने कोई कैफ़े, कोई रेस्टोरेंट या कुछ भी ओपन करना है। यहाँ के लोग अपनी चीज़ को बहुत प्रायोरिटी देते हैं। अगर आप में से या आपकी फैमिलीज़ में से कोई टर्की एज टूरिस्ट घूमने फिरने आया हो तो आप लोग उनसे पूछिएगा यहाँ पर आपको कितने KFC, मैकडोनल्ड्स या पिज़्ज़ा हट मिलेगा। आप सुल्तान अहमद एरिया की या जो मेन टूरिस्ट सेंटर है इस्तांबुल का, आपको हार्डली कोई KFC, मैकडोनल्ड या इस तरह पिज़्ज़ा हट नज़र आएगा। बिकॉज ये टर्किश कम्युनिटी, ये लोग अपने खानों को, अपनी चीज़ को, मेड इन टर्की को ज़्यादा इनकरेज करते हैं, ज़्यादा प्रमोट करते हैं। इस सारे इन्वायरमेंट में जब हम पाकिस्तानी कम्युनिटी कोई अपना आइडिया लेकर आते हैं मार्केट में, तो उसके लिए तो वो आइडिया स्ट्रॉन्ग होना बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर प्रॉपर एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी होनी चाहिए। दूसरी बात ये कि आप डिफरेंट फैक्टर्स को स्टडी करें, आप एक फाइनेंशियली इन्वेस्ट भी करें एक आइडिया में, और वो प्रॉपर उसका रिस्पॉन्स आपको नहीं मिलता, तो उसके रिस्पॉन्स ना मिलने की रीज़न यही है कि आपने सिर्फ पैसे को देखा कि किसी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए सिर्फ पैसा ज़रूरी है, बाकी और कुछ रिकॉर्ड नहीं है, तो ये बात गलत है। तो एक आस्पेक्ट है कि अपॉर्चुनिटीज़ ना होने की वजह से फैमिलीज़ वापस मूव कर गई। फिर एक और आस्पेक्ट यहाँ पर यह है, पिछले कुछ साल पहले जो रेजिडेंस परमिट था वो 2 साल का इशू होता था, अब ये है कि 6 महीने का इशू होता है और उसकी कॉस्ट भी ज़्यादा हो गई है, काफ़ी एक्सपेंसिव हो गया है। जब आप रेजिडेंस परमिट के लिए अप्लाई करते हो, आपने उसके साथ अपनी इंश्योरेंस पेपर अटैच करने होते हैं। अगर आप हर 6 महीने बाद रिन्यूअल के लिए अप्लाई करते हो, वो आपको काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ता है। तो गवर्नमेंट लेवल पर जितने रैपिडली रेजिडेंस ये परमिट के, रेजिडेंस कार्ड के, जो रेजिडेंसी के रूल्स रैपिडली चेंज हो रहे हैं, जो अनसर्टेनिटी है, उसकी वजह से काफ़ी फैमिलीज़ वापस मूव कर गई। बिकॉज़ वो यहाँ पर मौजूद थी, मेरी जिस तरह मैंने लास्ट वीडियो में कहा कि मेरे पास रेजिडेंस परमिट है, मैं उसकी रिन्यूअल बेस की पे यहाँ पर मौजूद हूँ। हर 6 महीने बाद हम रिन्यूअल के लिए अप्लाई करते हैं और रिन्यूअल हो जाता है। बट वो फैमिलीज़ जो अफोर्ड ही नहीं कर सकती हर 6 महीने बाद इतनी इंश्योरेंस भरना हर फैमिली मेम्बर की, ये आसान बात नहीं है। तो एक रीज़न यहाँ पर लोगों के वापस मूव करने की ये भी है कि गवर्नमेंट लेवल पे जो रेजिडेंसी के रूल्स हैं वो बहुत रैपिडली चेंज हो रहे हैं। आज जो रूल है, हो सकता है वो 3 महीने 4 महीने बाद ये रूल ना हो, वो चेंज हो गया हो। तो एक जो बेसिक रीज़न है वो लोगों के वापस मूव करने की ये भी है। लास्ट एक रीज़न है जो मेरे ख्याल में पाकिस्तानी कम्युनिटी में बहुत कम परसेंटेज है कुछ फैमिलीज़ की, जिन्होंने अपनी प्रॉपर्टी ख़रीदी, ख़ुद वो अपने क्या कहते हैं होम टाउन में ही हैं, होम कंट्री में हैं, आप कतर कह लें, पाकिस्तान इवन कह लें। और कुछ फैमिलीज़ ऐसी भी थी जिन्होंने कहा था कि हम इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर प्रॉपर्टी लेंगे, पर हम रहेंगे अपने जो पाकिस्तान में या सऊदी में या दुबई में। उन्होंने इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे प्रॉपर्टी ख़रीदी थी और एयरबीएनबी पे वो उनका प्रॉपर्टी, उनका अपार्टमेंट यूज़ होता था। अब इस टाइम राइट नाउ एयरबीएनबी के रूल्स भी चेंज हो गए हैं। एक तो आपको लाइसेंस लेना पड़ता है और कुछ टैक्स के भी उसमें इन्वॉल्वमेंट आ गई है, जिसकी वजह से अब वो फैमिलीज़ ये है कि अपनी वो प्रॉपर्टीज़ बेचकर वो बिल्कुल ही उन्होंने अपने आप को टर्की से डिस्कनेक्ट कर दिए। तो ये ओवरऑल सारी रीज़न्स हैं जिसकी वजह से लोग वापस मूव कर रहे हैं।
अच्छा, यहाँ पर अब ये सारे मैंने आप लोगों से रीज़न्स डिस्कस कर लिए। सारी एक कहते हैं ना, एक बंडल ऑफ रीज़न्स हैं लोगों के वापस मूव करने की। हम टर्की को ब्लेम करते हैं। अगर यही फैमिलीज़ बाहर कहीं यूके में, यूएसए में या कनाडा या जर्मनी हो, तो वहाँ पे रूल्स इससे ज़्यादा सख्त हैं। इवन इन्फ्लेशन रेट भी वहाँ पर आपको नज़र आएगा। बट हम पाकिस्तानी फैमिलीज़ वहाँ पे थोड़ा सा वो चूँ चाँ क्यों नहीं करते? बिकॉज हम लोगों को जब तक कोई उंगली नहीं पकड़वाता ना, तो हम लोग कहते हैं जब तक कोई उंगली पकड़ाएगा तो हम पूरे हाथ पकड़ना चाहेंगे। टर्की को क्यों इतना डिस्कस किया जाता है या ब्लेम किया जाता है? एक तो ये एस्पेक्ट है कि इसमें कोई शक नहीं कि टर्की पाकिस्तान को बहुत रिस्पेक्ट करता है, बहुत प्यार करता है, बहुत रिगार्ड करता है। हम पाकिस्तानी चाहते हैं कि हमसे आप लोग जितना, टर्किश लोग जितना प्यार करते हैं, रिगार्ड करते हैं, तो आप इस तरह करें, हमें बिल्कुल सर पे बिठा लें और हमें सर पे बिठा ले और हमें ऐसे बस हमारे लिए सारे रूल्स रेगुलेशन रिलैक्स कर दें कि बिल्कुल कुछ हमारे लिए सब कुछ बहुत आसान हो। देखें, कुछ अरसे पहले रूल्स रेगुलेशन पॉलिसीज़ बहुत आसान थी, इतनी आसान थी। टर्की यूरोप का पार्ट है। कहाँ पे ऐसे होता है कि फैमिलीज़ विज़िट वीज़ा पे आई, उन्होंने, इवन मेरे हस्बैंड क्वारंटाइन टाइम पे, कोविड टाइम पर, जब मेरा बेटा फ़ातिह पैदा हुआ था, तो मेरे हस्बैंड कुछ अरसे के लिए पाकिस्तान गए थे। तो वो कहते हैं जब मैं वापस आया तो गवर्नमेंट फैसिलिटी में क्वारंटाइन होना था। उस टाइम पे भी कितनी फैमिलीज़ टर्किश मूव हुई, कहते हैं रिगार्डिंग अपना जो इन्होंने फैमिलीज़ ने रेजिडेंस परमिट लेना था। अब हस्बैंड बताते हैं कि जो क्वारंटाइन एरिया है वहाँ पे फैमिलीज़ अंदर अपना उन्होंने एक स्पेसिफिक टाइम गुजारा जो रिक्वायर्ड था। वहाँ पर प्रॉपर बैडमिंटन, फुटबॉल खेली जा रही है, कपड़े धोकर अंदर लटकाए जा रहे हैं, मतलब मिडिल क्लास, एवरेज मिडिल क्लास। एंड दो मोमेंट वो क्वारंटाइन से बाहर निकले, उन्होंने रेजिडेंस परमिट के लिए अप्लाई कर दिया। इवन कोविड टाइम पे ट्रैफिक कम हो जानी चाहिए थी, उस टाइम पे भी कितनी पाकिस्तानी फैमिलीज़ टर्की मूव की, उन्होंने रेजिडेंस परमिट के लिए अप्लाई किया। तो जिस टाइम रूल्स रेगुलेशन आसान थे तब तो हम खुश थे। अब जब गवर्नमेंट ने अपने आप को भी देखना है, अपनी पब्लिक को भी देखना है, पब्लिक प्रेशर को भी देखना है। यहाँ के टर्किश लोगों का मैंने बताया एक उनको है कंसर्न कि टर्की एक रेफ्यूज कंट्री नहीं है, क्यों यहाँ पर इतने इमिग्रेंट्स आ रहे हैं। टर्की हमें पूरा नहीं पड़ रहा, हमारे लिए जॉब्स नहीं है, तो ये जो इतने इमिग्रेंट्स आ रहे हैं ये एडजस्ट कहाँ पर होंगे? तो मुझे ओवरऑल लगता है कि ये काफ़ी अच्छा हुआ जहाँ पर रूल्स रेगुलेशन बहुत रिलैक्स थे और जिसका दिल किया वो आ रहा था। अब जब रूल्स रेगुलेशन प्रॉपर हो गए हैं, टाइट हो गए हैं, तो काफ़ी लोग फ़िल्टर होकर आ रहे हैं। वो लोग जो वाकई सीरियसली टर्की में रहना चाहते हैं या टर्की में इंटरेस्ट रखते हैं, अब वही टर्की में मौजूद हैं, या वो रहेंगे या वो टर्की में अपना क्या कहते हैं, कोशिश करेंगे कि वो टर्की की पासपोर्ट, सिटीजनशिप या रेजिडेंसी के लिए अप्लाई करें। पास्ट में ये था कि बड़े नॉन सीरियस काफ़ी फैमिलीज़ भी आई, मतलब कुछ नहीं हुआ तो चलो आप टर्की चलते हैं। तो एक आस्पेक्ट ये है कि हमें टर्की को नहीं ब्लेम करना चाहिए। यहाँ पर अगर मैं ओवरऑल सारी सिचुएशन को देखूँ तो मुझे लगता है एक प्रॉब्लम जिसकी वजह से मैंने ये सीरीज़ स्टार्ट की, अगर आप यूट्यूब पर देखें, ख़ास तौर पर स्पेशली अगर आप टिकटॉक पे देखें, तो आप जो भी ईंट और पत्थर उठाएंगे आपको उसके नीचे से कोई बंदा मिलेगा, चाहे वो फैक्ट्री वर्कर है, चाहे वो किसी टेक्सटाइल फैक्ट्री में काम करता है। हर किसी ने अपने आप को क्या कहते हैं, टर्की रेजिडेंस परमिट एक्सपर्ट बना लिया है और वो अपना नंबर डिस्प्ले करते हैं और जी कहते हैं आप फिक्र ना करें, हम आपको टर्की बुलाएंगे। मुझे लगता है जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं या जो लोग नॉन स्टॉप वीडियोस बना रहे हैं टर्की पर, वो गलत मैसेज कन्वे कर रहे हैं जनरल पब्लिक को, स्पेशली अगर हम पाकिस्तान की बात करें। मेरी पुरानी वीडियोस उठा के देखें, जब टर्की में रूल्स रेगुलेशन आसान थे, पॉलिसीज़ रिलैक्स थी, तो मैंने एक सेंटेंस बोला था कि मैं अपनी फैमिली के साथ इतना अच्छा लाइफस्टाइल एंजॉय कर रही हूँ, तो मैं अगर ये लाइफस्टाइल एंजॉय कर सकती हूँ तो सब कर सकते हैं, सबका हक है। पर उस टाइम सिचुएशन फ़र्क थी, अब इस टाइम सिचुएशन बिल्कुल फ़र्क है। आप पहले सिर्फ एक आस्पेक्ट लैंग्वेज था, जब फैमिलीज शिफ्ट होती थी तो अपने आप को फाइनेंशियल स्टेबल होना बिल्कुल भी रिक्वायरमेंट नहीं था। पाकिस्तान में जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग था या कॉस्ट ऑफ लिविंग था, उससे कम पे हम टर्की में गुजारा कर रहे थे और एक अच्छा लाइफस्टाइल एंजॉय कर रहे थे, तो लैंग्वेज भी कुछ हद तक मैनेज हो जाती थी फैमिली से। अब ये है कि इतने नंबर ऑफ़ रीज़न्स हैं, मैंने अभी आप लोगों से डिस्कस किए, तो
तो इस सिचुएशन पर मैं यही कहूँगी कि आपका फाइनेंशियली स्टेबल होना या आपका रिसोर्सफुल होना काफ़ी नहीं है। आपको यूट्यूब पर इस तरह के कंटेंट क्रिएटर्स और एजेंट्स और मिलेंगे। देखें, एक बात मैं ओपनली कहूँ कि अगर कोई आपको कहता है ना कि टर्की आ जाएं और टर्की बस आपके लिए ही बनाए, इवन वो रीज़न्स भी दी जाएंगी कि जी जंग होने वाली है और पाकिस्तान पे अटैक हो सकता है तो टर्की हमारे लिए बेहतर है, मतलब वो रीज़न्स निकाली जा रही हैं कि भाई टर्की ही आपके लिए बनाए, बस आप आ जाएं। ये आप जब यहाँ पर मूव करते हैं तो आपके पास हाथ में पैसा है, लैंग्वेज आपको नहीं आती, आप इन लोगों पर, इन एजेंट्स पर डिपेंडेंट हो जाते हैं और ये फिर आपका फ़ायदा उठाते हैं। आपको कहा जाता है कि जी आपके पास पैसा है, हम आपको बिज़नेस करवाएंगे, आप फिक्र ना करें। बिज़नेस के लिए बहुत वर्किंग करनी पड़ती है, आपको डिफरेंट आस्पेक्ट स्टडी करने पड़ते हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं या यूट्यूबर्स हैं या जो टिकटॉकर्स हैं, जो भी ईंट और पत्थर उठाओ हर कोई टर्की में आने की बात कर रहा है, वो मुझे लगता है गलत मैसेज कन्वे कर रहा है। जब टर्की में आने का टाइम था तो बिल्कुल आना चाहिए था। आप यकीन करें, मुझे एक दो मैसेज सुन के बड़ी हैरत हुई। एक खातून थी, उन्होंने कहा कि जी आप मेरा रिश्ता करा दें टर्की, मेरी एक दफ़ा शादी हुई थी, वो नहीं हुई, अब मैंने बाहर शादी करनी है, बस आप मुझे टर्की सेट कर दें। आप माइंडसेट चेक करें। अब मैंने तो उनको एंटरटेन नहीं किया, अब वो किसी और के पास जाएंगी और वो तो कहेंगे जी बिल्कुल जी बिस्मिल्लाह, टर्की तो बना ही आपके लिए। वो आपका पैसा भी खाएंगे, आपको डॉज भी करेंगे। एक टेबल के साइड पर आप बैठे हैं, अपना पैसा लिए, आप इकामत के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आप रेजिडेंस परमिट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, और वो एजेंट या वो यूट्यूबर या वो टिकटॉकर टेबल के ऑपोजिट साइड पे बैठा है, वो आपको शो कर रहा है कि मैं बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर डीलिंग कर रहा हूँ, बिकॉज मैं आपके सामने बात कर रहा हूँ। जिस टर्किश बंदे से वो बात कर रहा है वो टर्किश में बात कर रहा है, आपकी ऊपर से सारी लैंग्वेज, सारी बातचीत गुजर रही है, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा क्या बात हो रही है। जो पाकिस्तानी फैमिलीज़ यहाँ पर मूव होती हैं वो इस माइंडसेट से मूव होती हैं कि जी चलो पाकिस्तानी है, एक ज़ुबान बोलने वाला है, तो हम उस पर डिपेंडेंट हो जाते हैं, हमारा वो ख्याल करेगा। आपकी भूल है, आपकी बहुत बड़ी भूल है। मतलब आपको ऐसी ऐसी वीडियोस मिलेंगी यूट्यूब पर कि ऐसा पैसा फेंका गया है मार्केटिंग पर, ऐसी सिनेमैटिक वीडियोस बनाई गई हैं कि जी कोई पाकिस्तानी या कोई फॉरेनर या कोई ओवरसीज़ पाकिस्तानी वो वीडियोस देखें तो वो समझें बस यही बंदा है जो हमें टर्की सेट कर सकता है। तो थोड़ा सा चीज़ों को अंडरस्टैंड करें। हलाल पैसा है, हलाल रिस्क है, इस तरह नहीं फेंका जाता। टर्की को प्रॉपर स्टडी करें, टर्की को पे आपको प्रॉपर होमवर्क करने की ज़रूरत है। आपकी फैमिली, आपके पास पैसा है, आप रिसोर्सफुल हैं, आप ये देखें कि क्या आप या आपकी फैमिली या आपके बीवी बच्चे दुनिया से, सोसाइटी से कट के वक्त गुजार सकते हैं, बिकॉज़ आपको लैंग्वेज नहीं आती। आप तो मर्द हैं, आप तो सोसाइटी में इन एंड आउट करेंगे, उठेंगे बैठेंगे, आपके बच्चे, आपकी वाइफ कैसे गुजारा करेंगे। लोगों को नहीं समझ आती कि यहाँ पे लोगों से कैसे कैसे कम्युनिकेट करें, कैसे इंटरेक्ट करें। और मैं यहाँ पे टर्किश लोगों को नहीं ब्लेम करूँगी, मुझे जिस टाइम लैंग्वेज नहीं आती थी, मेरी नेबर्स खाना लेकर आ रही हैं या इंटरेक्ट करना चाह रही हैं और मेरे पास मुस्कुराने के अलावा जवाब में कुछ नहीं होता था। तो इस बात को अंडरस्टैंड करें कि आपको सोशल इंटरेक्ट करना पसंद है, आप सोशली बहुत एक्टिव हैं, आपको फैमिली में, दोस्तों में उठना बैठना पसंद है, तो अंडरस्टैंड करें जब तक आपको लैंग्वेज नहीं आएगी आप कैसे अपने आप को सेट कर सकते हैं। तो मेरा पर्सनल ओपिनियन अगर आप मांगे तो मेरे नज़दीक अगर आप फाइनेंशियली स्टेबल हैं या रिसोर्सफुल हैं तो सबसे पहले आपको लैंग्वेज सीखनी चाहिए। आपको ऑनलाइन कोर्सेज मिल जाएंगे। पाकिस्तान में आई थिंक सो इलामा इकबाल करवाती है, आई थिंक सो इस्लामाबाद में पंजाब यूनिवर्सिटी में भी कोर्स होता है लैंग्वेज का। जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं आप ऑनलाइन देखें, अब काफ़ी टीचर्स ऐसे हैं जो टर्की बैठ के भी ऑनलाइन क्लासेस देते हैं टर्किश लैंग्वेज की। तो मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी कहा था और आज फिर रिपीट कर रही हूँ कि आपकी वाइफ को टर्किश आती है, आपके हस्बैंड को टर्किश आती है, आपके बड़े बेटे को, आपकी बड़ी बेटी को टर्किश आती है, ये आपके लिए काफ़ी है। एटलीस्ट आपको किसी अननोन, किसी एजेंट पर, किसी यूट्यूबर पर, किसी टिकटॉकर पर डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा। आप अपने पाँव पे खड़े हैं, आपको पता है कि कोई आपको डॉज नहीं कर सकता, कोई आपको चीट नहीं कर सकता, बिकॉज वो सामने तो मुस्कुराहट होती है, सूटेड बूटेड इंसान मौजूद है, आपको खाने भी खिला रहा है बाहर, ये सारी इन्वेस्टमेंट है।
वो आपके को खाने खिलाए जा रहे हैं, आपको पिक एंड ड्रॉप दी जा रही है एयरपोर्ट से आपके घर तक, आप पे फुल के पैसा खर्च किया जा रहा है। और जब आप रेजिडेंस परमिट के लिए या इकामत के लिए या रेसिडेंटशिप के लिए अप्लाई करते हैं, तो उस टाइम जब आपसे कमीशन चार्ज की जाती है, अगर आपको एक्चुअल रेट्स पता चल जाए तो आप तो हैरान परेशान रह जाएं कि मेरे साथ कितना बड़ा फ्रॉड और स्कैम हुआ है। तो अपने पैसे को ज़ाया मत करें, प्रॉपर स्टडी करें, प्रॉपर होमवर्क करने की आप लोगों को ज़रूरत है। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन ये कि जहाँ तक फाइनेंशियल स्टेबल या रिसोर्सफुल हैं आप, साथ साथ लैंग्वेज मत सीखें। अगर आप लैंग्वेज सीख लेते हैं तो फिर बहुत हद तक चांसेस हैं कि आप यहाँ पर अपना बिजनेस भी सेटअप कर सकते हैं, यहाँ पे टर्किश कम्युनिटी के साथ भी इंटरेक्ट कर सकते हैं, यहाँ के लोगों के लाइक्स और डिसलाइक्स को समझ सकते हैं कि अगर आपने किसी स्पेसिफिक लोकेशन आपको समझ आ गई है, आपने अपना कोई बिज़नेस, कोई ग्रॉसरी स्टोर, कोई रेस्टोरेंट, कोई कैफ़े ओपन करना है, तो उस टिपिकल एक यूट्यूबर या टिकटॉकर के माइंडसेट को ना फॉलो करें। आपको टर्किश कम्युनिटी को स्टडी करने की ज़रूरत है, उसके लिए टर्किश लैंग्वेज का आना बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। तो ये मेरी आज की वीडियो थी। लास्ट वीडियो के कमेंट्स में मुझे एक बड़ा प्यारा कमेंट आया कि खातून ने मुझे कहा कि आप जब कोई बात करती हैं तो आप ना अपने कंटेंट या अपने कही बात को दोबारा रिपीट ना करें। जिसने आपकी बात दोबारा सुननी होगी तो वो आपकी वीडियो को दोबारा से शुरू से देख लेगा। तो ये मेरी जो आज की वीडियो है, फॉर द फर्स्ट टाइम मैंने अपना होमवर्क किया हुआ था। मेरे सामने मेरा राइटिंग पैड है और मैंने पेन से सारे नोट्स रखे हुए थे ताकि मैं पॉइंट्स को रिपीट ना करूं, जिसकी वजह से मेरी वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है। नॉर्मली जब मैं आप लोगों से बात करती हूँ तो मैं बिल्कुल फ़्लो में बात करती हूँ, मेरे पास कोई स्क्रिप्ट या कुछ भी नहीं होता। बट इस टाइम जो मैं ये वीडियो अब एंड करने वाली हूँ तो मैंने कोई पॉइंट रिपीट नहीं किया और मैंने अपना होमवर्क किया हुआ था, नोट्स मेरे सामने हैं और अभी भी 40 मिनट्स की वीडियो हो गई है। तो माजरत, मैं कुछ नहीं कर सकती। ये टॉपिक इतना डिटेल था कि आप लोगों से बात करनी थी। तो आप लोगों के सपोर्ट का, आप लोगों के प्यार का, आप लोगों के पसंद करने का बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे टिकटॉक पे जितना प्यार मिल रहा है, मुझे इंस्टाग्राम पे जो लोग मेरे कंटेंट को पसंद कर रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। यूट्यूब पर अल्लाह ताला आप लोग को खुश रखे। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट। ये इतना ज़रूर कहूँगी कि आप लोग मुझसे अगर एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं टर्की पे ही बात करती रहूँ, ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, बिकॉज़ ये बहुत बोरिंग टॉपिक्स हैं। सेकेंडली इसके लिए होमवर्क बहुत करना पड़ता है। ये सीरीज़ जब मेरी एंड हो जाएगी तो मैं अपनी जनरल रूटीन पर आ जाऊंगी। मेरे बच्चों के साथ एक्टिविटी कैसी होती है, शॉपिंग किस तरह होती है, फैमिली लाइफ, पेरेंटिंग, ऑटिज़म रिलेटेड डिफरेंट टॉपिक्स, वीडियोस, तो मैं अपने जनरल व्लॉग्स पे वापस आ जाऊंगी। बिकॉज़ ये जो मैंने सीरीज़ स्टार्ट की, इसके स्टार्ट करने के साथ काफ़ी माशाल्लाह नए सब्सक्राइबर्स ने मुझे ज्वाइन किए। तो ये बस मैसेज आप लोग को देना था कि जब सीरीज़ एंड हो जाएगी तो मैं टर्की पे के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकती, बिकॉज़ ये बहुत बोरिंग है। मेरे ख़्याल में इस टाइम ये जो मैं सारी सीरीज़ कंप्लीट कर रही हूँ एपिसोड वाइज, फॉर द फर्स्ट टाइम मैं सारे आस्पेक्ट्स हाईलाइट कर रही हूँ और मुझे लगता है अगले 1-2 साल तक कोई सवाल बनता नहीं जो मैंने एड्रेस ना किया हो। स्टिल आप लोग को लगे कि कोई पॉइंट रह गया है जिस पे डिस्कशन नहीं हुई, तो आप लोग कमेंट्स में या मैसेंजर या इंस्टाग्राम पे प्राइवेट मैसेज कर सकते हैं। मैं आप लोगों के क्वेश्चंस अपने पास नोट डाउन कर लूँगी। तो आज की वीडियो यहाँ पर मैं एंड करती हूँ। आप लोगों को उम्मीद है आज की वीडियो पसंद आई होगी। अपना कीमती वक्त मेरे साथ गुजारने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू ऑल इन माई नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।